नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको करवाएंगे एनटीपीसी की जो एग्ज़ाम हुई थी 28 मार्च 2016 को, उसकी शिफ्ट 3 में आए हुए क्वेश्चनों को हल करवाएंगे। तो चलो दोस्तों हल करवाते हैं। ध्यान से देखना दोस्तों। पहला प्रश्न है 1 बिलियन में 100 का 1000 का भाग दें तो क्या आएगा। देखो दोस्तों, ये मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन इन सब के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में विस्तार से बताया था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे भी बता देते हैं। देखो, 1 मिलियन का मतलब होता है 1 के 6 जीरो, और 1 बिलियन का मतलब होता है 1 के 9 जीरो, यानी कि 3 और 3 6 और 3 9 जीरो। और 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1 के 12 जीरो। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हो। ये मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन इन शब्दों का इस्तेमाल अधिकतर यूएस और यूके में होता है, हमारे यहाँ कम होता है, इसलिए हमें इनका जानकारी थोड़ी कम होती है कई बार। तो देखो क्या है, यहाँ 1 बिलियन में 1000 का भाग दिया है, यानी कि जैसे 1 बिलियन में कितने जीरो होते हैं, 9 जीरो। तो जब 9 जीरो में 1000 का भाग देंगे, यहाँ बटे में 1000 कर देंगे। जैसे यहाँ 1 बिलियन में होती है 9 जीरो, ठीक है। और जब 1000 का भाग देंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, तो हमारे पास बच जाएंगे 1 के 6 जीरो। तो इनको अब जब हम काउंट करेंगे अपने अनुसार, जैसे इकाई हम सीधे हाथ से काउंट करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो हमारे पास अब क्या बच गया है इसका परिणाम, 10 लाख। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 10 लाख। अगला देखते हैं दोस्तों, हल करें 3 अंडर रूट 121, ये अंडर रूट है पूरा 121 के ऊपर, इसी टाइप से इसमें माइनस अंडर रूट 361 बटे में अंडर रूट 529 प्लस 2 अंडर रूट 36। तो देखो, जो ये संख्या अंडर रूट में दे रखी है, तो पहले हमें क्या करना होगा, इनका अंडर रूट जैसे हटा देंगे। जैसे यहाँ 11 का वर्गमूल क्या होता है, 11 का वर्गमूल अंडर रूट 11 होता है। जैसे 11 का वर्गमूल अंडर रूट 11, लेकिन 11 का स्क्वायर क्या होता है, वर्ग 121, और 121 का वर्गमूल क्या होता है, 11। तो देखो, हमें कम से कम 30 तक ये वर्गमूल आने चाहिए। किसका वर्गमूल क्या होता है, तो देखो यहाँ पे हम जब प्रश्न को हल करेंगे तो 121 का वर्गमूल क्या आता है, 11। तो 3 गुणा में 11 माइनस 361 कितने का वर्गमूल है भाई, 361 का वर्गमूल क्या है, 3। देखो, जब हमें याद नहीं है तो हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि जैसे 20 और 30 का हमें सीधा सा पता लग जाता है। जैसे 20 का वर्ग 400 है, तो 361 400 से कम है, तो यानी कि 20 से थोड़ा कम है। तो 20 से थोड़ा कम क्या है, 19। 19 का वर्ग करके देखा तो 19 का वर्ग क्या आ जाएगा, 361। तो 361 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 19। जब हम नीचे हल करके देखेंगे तो 529। अब देखो 529 किसके आसपास है, यानी कि 25 का जब हमने वर्ग करके देखा तो 625 है। इसका मतलब ये 25 से कम है। जब ये 529 में 9 है लास्ट का अक्षर, तो हम ऐसी संख्या का वर्ग करके देखेंगे जिसका वर्ग करने पर लास्ट का अंक 9 आए। तो ऐसी संख्या जैसे देखो 23 का वर्ग करते हैं, तो 23 का वर्ग क्या आएगा, 529। तो यहाँ 23 लिख देंगे। यहाँ 2 गुणा में अंडर रूट 36, 36 का वर्गमूल क्या है, 6। जब हम इसको हल करेंगे तो 33 में से 19 गए तो 14, और नीचे 23 और 12 35, यानी कि हमारे पास इसका हल आया 14/35। जब इसको और छोटे रूप में करा तो 7 से ये कट गया 2 बार, और 35 कट गया 5 बार, यानी कि 2/5। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 2/5। हमें कम से कम 30 तक वर्गमूल याद होने चाहिए। वर्ग और वर्गमूल एक ही बात है। जैसे अगर हमें वर्ग याद होगा तो हमें, जैसे 30 का वर्ग 900 है, तो हमें ये भी पता होगा 900 का वर्गमूल क्या है, 30। ये जो चिन्ह होता है इसे बोलते हैं वर्गमूल। और
जब किसी संख्या पर घात 2 लगी हो तो इसका मतलब उसका वर्ग। जैसे यहाँ पे 100 के ऊपर ये लगा है तो इसका मतलब है 100 का वर्गमूल निकालना है, यानी कि 10। और यदि 10 के ऊपर यहाँ यूँ लिखा है तो इसका मतलब है 10 का वर्ग करना है। तो 10 का वर्ग क्या है? 100। तो चलो दोस्तों अगला देखते हैं। कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा भागित कोस थीटा का मान ज्ञात करो। देखो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में इनके बारे में और थोड़ा लेंथ यानी कि नियम लिखवाए थे सारे। तो यदि आपने वो नियम नहीं पढ़े हो तो उन्हें पढ़ लीजिएगा एक बार। उनसे क्या है, लगभग सभी क्वेश्चन ये जो त्रिकोणमिति के आ रहे हैं उन्हीं से रिलेट कर रहे हैं, तो उन्हें एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कोसेक थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं। हमने बताया था कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे को उल्टे होते हैं। और टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये भी हमने लिखवाया था पिछले उसमें। अब देखो, इसमें इन दोनों के गुणनफल में कोस थीटा का भाग दे रहा है। जब हमने साइन थीटा से साइन थीटा कट गया और यहाँ पर 1/कोस थीटा बच गया, 1/कोस थीटा। और इसमें जब कोस थीटा का भाग देंगे, यानी कि इसमें भी जब कोस थीटा का भाग देंगे तो कोस थीटा क्या हो जाएगा? बटे के भी बटे में, यानी कि ये कोस थीटा बटे हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/कोस थीटा, और ऊपर 1 चल जाएगा और नीचे कोस थीटा रह जाएगा। तो इसका मान आ जाएगा 1/कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1/कोस स्क्वायर थीटा। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 1/कोस स्क्वायर थीटा। जब कोई संख्या बटे के भी बटे में हो तो वो नीचे वाली संख्या उल्टी हो जाती है। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे 3/4 और इसमें भाग दे रहे हैं, यानी कि 5/6 का। तो जब इसमें 5/6 का भाग देंगे तो ये 5/6 उल्टा हो जाएगा, यानी कि इसे हम लिखेंगे 3/4 गुणा में 6/5। देखो 6 नीचे था पहले, अब ऊपर चले गया। और जब यहाँ पे क्या है, ये लिखा नहीं है कि कॉस थीटा में 1 का भाग लग रहा है। जब किसी भी संख्या में 1 का भाग लग रहा है तो उससे कोई परिणाम नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता परिणाम का। तो यहाँ पे भी ये हुआ है 1/कोस थीटा, और जब इसमें कोस थीटा का भाग देंगे, भाई भाग कोस थीटा का, इसे हम कोस थीटा बटे 1 लिख सकते हैं। तो 1 ऊपर चल जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1/कोस थीटा इंटू 1/कोस थीटा। तो जब कोस थीटा गुणा कोस थीटा करेंगे तो कोस स्क्वायर के वर्ग हो जाएगा। भाई जैसे हम 2 गुणा 2 करते हैं तो हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, उसी टाइप से यहाँ कोस गुणा कोस हो रहा है तो कोस स्क्वायर थीटा, ये इस टाइप से हो जाएगा। तो इसका उत्तर 1/कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अगला देखते हैं। 0.00825 भागित 0.05 का मान क्या होगा? दोस्तों इस प्रश्न में एग्जामिनर केवल हमसे वो ये पूछना चाह रहे हैं कि हमें ये दशमलव के बारे में जानकारी है या नहीं है। जब भी ऐसे प्रश्न आए तो हमें सीधा संख्या में ही भाग देना है, यानी कि 825 के आगे जो जीरो लग रही है उसमें भाग नहीं दो, सीधा आप 825 में, और नीचे किसका भाग दे रहे हैं? 5 का, यानी कि 5 का भाग देकर देख लो। जब 825 में हमने 5 का भाग दिया तो देखो कितनी बार गया, 8 में दिया तो 5 एकम 5, 3 बच गए, 5 6 की 30 और 5 25, 165 बार गया। हमें केवल संख्या में यदि भाग देंगे सीधा जो अंक लिखे हैं उनमें, फिर उसके बाद जो हमारे पास परिणाम आया, यानी कि जैसे 165 आ गए हमारे पास। अब देखेंगे हम कि देखो ऊपर जो संख्या थी 0.00825 और इसमें भाग दे रहे थे हम 0.05 की। अब देखते हैं कि दशमलव ऊपर वाली संख्या में कितने अंक छोड़कर है। तो हम सीधे हाथ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6,
ऊपर वाली संख्या में 6 अंक छोड़कर दशमलव है और नीचे वाली में कितने छोड़कर है, 1 और 2 अंक छोड़कर। अब हम देखते हैं कि किस में ज़्यादा है, ज़्यादा अंक छोड़कर किस में है दशमलव, तो ऊपर वाली में है 6 अंक छोड़कर और नीचे वाली में 2 अंक छोड़कर है। तो जो ज़्यादा है उसमें से कम घटा देंगे, यानी कि 6 में से 2 घटा दिया, अब बच गए 4 अंक छोड़कर दशमलव लगेगी। अब ये 4 अंक छोड़कर दशमलव नीचे वाली में लगेगी या ऊपर वाली में, ऊपर वाली में लगेगी क्योंकि ऊपर वाली ज़्यादा थी, ऊपर वाली ज़्यादा थी यानी कि 165 आया। ऊपर वाली का मान 825 में जब हम 5 का भाग देंगे तो अब देखो 4 अंक छोड़कर दशमलव लगानी है हमें। अब हमारे पास तो परिणाम केवल 3 ही अंक का है, तो हमें इसे 4 अंक करने के लिए इधर के साइड 1 और 0 बढ़ानी होती है। ध्यान रखना अंकों के आगे की तरफ, जब अंकों के आगे की तरफ 1 और 0 बढ़ा दी तो हमारे पास 4 अंक हो गए। अब हम यहाँ दशमलव लगा सकते हैं। अब ये 0 लिख देंगे, 0.0165 हमारा उत्तर आ जाएगा, यानी कि ए। फिर से बता रहा हूँ, आप सीधा जो अंक दे रखे हैं उनमें भाग दिया करो, यानी कि 825 दे रखा है ऊपर, नीचे 5 दे रखा है, तो 825 में 5 का भाग दे लेंगे और जो हम फिर परिणाम आएगा उसमें हम देखेंगे कि ऊपर कितने अंक छोड़कर दशमलव थी और नीचे कितने अंक छोड़कर दशमलव है, फिर उनका डिफरेंस अंतर देखेंगे। तो अंतर जैसे 4 आया, ऊपर वाली में 4 अंक छोड़कर दशमलव लगनी है, तो हम जो परिणाम आया उसमें जैसे ऊपर हमारे पास परिणाम आया 165 और इसमें 4 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे। यदि अंक 3 ही आ रहे हैं हमारे पास जबकि दशमलव हमें 4 अंक छोड़कर लगानी है, तो हम 1 अंक बढ़ाने के लिए यहाँ पर 0 लिख देंगे। यदि यहाँ 6 अंक छोड़कर लगानी होती तो और 0 बढ़ा देते इधर के साइड। ध्यान रखना इधर के साइड ही 0 बढ़ेंगी, इधर 0 बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तो कितनी भी 0 लगा देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। इसको थोड़ा ऐसा छोटा दिख रहा होगा आपको, रोक के देख लीजिएगा ध्यान से। 5 किलो चीनी जिसका क्रय मूल्य 75 रुपये है तथा 10 किलो एक अन्य किस्म की चीनी जिसका क्रय मूल्य 180 रुपये है, उनको आपस में मिश्रित किया जाए और 300 रुपये में बेच दिया जाए, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो दोस्तों, कोई व्यक्ति है वो 5 किलो चीनी खरीद रहा है, 5 किलो चीनी कितने रुपए में ला रहा है, 75 रुपये में। एक तो ये चीनी है और दूसरी चीनी है 10 किलो अन्य किस्म की है, इसे ला रहा है 180 रुपये में। तो उस व्यक्ति ने टोटल कितनी चीनी खरीदी, 15 किलो, और कितने रुपए की खरीदी भाई, 15 किलो चीनी खरीदी कैसे, और टोटल कितने रुपए खर्च हुए उसके, 75 प्लस 180 यानी कि 5 7 और 8 15 और 1 और 1 2, 255 रुपये उसने खर्च करे, यानी कि 15 किलो चीनी लेने में उसके 255 रुपये खर्च हुए। अब प्रश्न में दे रहा है कि इस 15 किलो को वो 300 रुपये में बेच देता है, यानी कि जब 255 रुपये में खरीद रहा है, क्रय मूल्य तो 255 हो गया और विक्रय मूल्य हो गया 300 रुपये, यानी कि 300 रुपये में बेच रहा है वो, तो विक्रय मूल्य 300। अब लाभ ज्ञात करने के लिए भाई 300 में से 255 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया तो 4, 45 रुपये का उसे लाभ हो गया। अब ये लाभ हुआ है, ये पूछ रहा है प्रतिशत में क्या है इसका मान, यानी कि 45 रुपये का जो लाभ हुआ है वो कितने प्रतिशत है। तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य। देखो लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही होते हैं, इसलिए हम बटे में क्रय मूल्य करते हैं। तो क्रय मूल्य क्या था, 255 गुणा में 100 कर देंगे। अब देखो 5 से ये कट रहा है 9 बार और 5 से ये कट रहा है 5 25, 5 में 5 51 बार, 3 से ये कट रहा है 3 बार और ये कट रहा है 17 बार, ऊपर बच गया 300, 3 गुणा 100 300 और नीचे बच गया 17, यानी कि 300 बटे 17। जब हम 17 में 17 का भाग देंगे 300 में तो 17 कम 17 बच गए 13। अब देखो 100 उतार ली 0 और 17 का 130 में भाग देंगे, 17 6 के 102, 17 7 119, यानी कि 7 बार गया।
अब देखो 10 में से 9 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1। अब आगे कोई संख्या नहीं बची, इसलिए भाग टूट गया से ऊपर रख देंगे, यहाँ पॉइंट रख देंगे 17 पॉइंट। अब 110 में देंगे तो 6 बार चल जाएगा, 17 छिकी 102। अब 102 घटाएंगे 110 में से तो यहाँ 8 बच गया, फिर 8 में नहीं जा रहा इसलिए यहाँ 0 ले ली। तो फिर इस 180 में 17 का भाग दिया तो 17 चौको 68, यानी कि 17.64% लगभग 17.64% उसे लाभ हुआ। तो 17.64 के लगभग कौन सा है, ये उत्तर है। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, बी। लाभ या हानि वाले प्रश्नों में आपको ध्यान रखना है कि जो लाभ या हानि होती है वो क्रय मूल्य पर ही होती है, इसलिए जब भी प्रतिशत ज्ञात करो तो बटे में क्रय मूल्य करा करो। जैसे यहाँ 255 करा है हमने, यहाँ पर कई बार क्या करते हैं हम गलती से बटे में विक्रय मूल्य कर देते हैं, तो हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, 10 पुरुष 8 दिन में एक नहर की खुदाई कर सकते हैं, तो 15 पुरुष उस कार्य को कितने समय में लेंगे। जब भी आपको ये आज इस टाइप के प्रश्न आए आपको समय और काम वाले, तो आप क्या करो, जैसे हम यहाँ लिखते हैं, एक सीधा सा आपको समझने के लिए यहाँ लिख देते हैं, एम का मतलब जितने भी व्यक्ति लगे, डी यानी कि जितने दिन लगे, एच यानी कि जितने घंटे लगे, बटे में क्या करते हैं आर का मतलब क्या है, रिजल्ट, यानी कि उन्होंने क्या काम करा है। तो जैसे इसमें दे रखा है 10 पुरुष, यानी एम का मतलब 10 पुरुष, और डी का मतलब इसमें दे रखा है 8 दिन, एच का मतलब इसमें नहीं दे रखा है, यानी कि ये घंटे में काम नहीं करते, इसलिए हमें यहाँ केवल 2 का ही प्रयोग करना है। और काम क्या कर रहे हैं, बटे में एक नहर की खुदाई, एक नहर, यहाँ आर एक नहर कर रहे हैं। अब इसी काम को, भाई काम सेम ही है, एक नहर ही है, 15 पुरुष, यहाँ बराबर में वही MDH वाला लिखेंगे, इसी के बराबर कितना समय लेंगे, यानी कि दिन पूछ रहा है, डी पूछ रहा है, और बटे में क्या है, यही नहर। जब कोई संख्या ऐसे आ रही है बटे के बटे में यानी कि और बराबर में, तो ये नहर से नहर कट जाएगी। और देखो इधर आ जाएगा 10 गुणा में 8 यानी कि 80, ठीक है। और डी क्या आ जाएगा हमारे पास, इधर 15D। जब 15D बराबर 80 है तो डी बराबर यानी कि दिन बराबर 80 बटे 15, यानी कि 80 में 15 का भाग देंगे, तो 15 5 75, 5 बच गए, पॉइंट आ गई, 15 3 45, फिर 5 बच गए, फिर 0 लगा दी, 15 3 45, यानी कि 5.33 दिन। तो डी का मान हमारे पास क्या आ गया, 5.33 दिन। जब भी इस टाइप के प्रश्न आए तो आप ये फॉर्मूला लगा के करा करो, ताकि क्या है कि गलती होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। यदि ये आर यानी कि परिणाम क्या है, उन्होंने एक नहर की खुदाई करी है, अगर यहाँ ये कहता कि 2 नहरों की खुदाई, तो हम यहाँ देखो ध्यान रखो, यहाँ 2 नहर कर देते हैं, 2 करते हैं यहाँ पे हम, तो हमारा उत्तर अलग आ जाता। तो इस टाइप से हमें ये करना है। अगला देखते हैं, 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 375 है। जब एक संख्या दूसरी संख्या से विभाजित किया जाए तो 5/3 बचता है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए। दोस्तों हमने बताया था कि जब भी ऐसे बटे में क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये बचता है वो बचता है, और हमें कोई संख्या माननी हो, एक मिनट, और हमें कोई संख्या माननी हो, जैसे यहाँ पे बड़ी संख्या, जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे तो क्या बचेगा, प्रश्न में दे रखा है 5/3। बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे तो 5/3 बचेगा। अब हम यही मान लेंगे ना कि मान लो बड़ी संख्या
बड़ी संख्या 5x है, 5x, और छोटी संख्या 3x है। अब देखो जब बड़ी संख्या 5x में 3x का भाग दिया तो x से x कट गया, 5/3 बच रहा है, तो हमने जो माना है वो सही है। अब प्रश्न में दे रखा है कि इन संख्याओं का गुणनफल 5x और 3x का गुणनफल इनका कितना है, 375, यानी कि 5x गुणा में 3x बराबर 375 है। जब इसमें हमने हल करा तो ये 15x स्क्वायर हो गया, क्योंकि x गुणा x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और 5 गुणा हम 3 करेंगे तो 15, तो 15x स्क्वायर बराबर 375। तो x स्क्वायर बराबर 375 बटे में 15। जब 375 में 15 का भाग दिया तो 15 दूना 30, 7 बच गए, 15 5 75, यानी कि x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 25। अब हमें x का मान चाहिए क्योंकि स्क्वायर का नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड वर्गमूल कर लेंगे। जब भी हम कोई काम करते हैं तो दोनों साइड ही हमें करना होता है। तो इधर x आ गया, x स्क्वायर का जब वर्गमूल करा और 25 का जब वर्गमूल करा तो 5 आ गया, यानी कि x का मान हमारे पास क्या आ गया, 5। अब देखो 5 क्या था, हमने वो संख्याएं मानी थी 3x और 5x, तो x छोटी संख्या 3x थी, तो जब 3x में x का मान रखेंगे तो 3 गुणा में 5, तो छोटी संख्या क्या आ जाएगी, 15, और बड़ी संख्या ज्ञात करनी होती तो हम क्या करते हैं, 5x में x का मान रखते हैं, तो 5 गुणा में 5 बराबर 25। लेकिन यहाँ पे क्या पूछिए प्रश्न में, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या है, 15। अगला देखते हैं, दो अंकों की दो संख्याओं का गुणनफल 2160 यानी कि 2160 है, उनका लघुत्तम 180 है, तो वो संख्याएं ज्ञात करो। भाई देखो दो अंकों की दो संख्याएं, यदि हमें इसे मान कर हल करेंगे x और y इस टाइप से, तो ये सवाल बड़ा हो जाएगा। देखो दोस्तों क्या है, समय की बचत देखने के लिए हमें कई बार कुछ सवाल ऑप्शन के अनुसार भी करने चाहिए ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन समय पर हो सके। तो देखो दो संख्याएं, अब इसमें दे रखा है कि वो संख्याएं क्या क्या हैं, है ना। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है, पहले ए में दे रखा है, मान लो वो संख्या 72 और 30 है, उनका लघुत्तम 180 है। अब 72 और 30 का लघुत्तम क्या 180 हो सकता है, लघुत्तम में हमेशा जिन संख्याओं का लघुत्तम जो होता है उस लघुत्तम में उन संख्याओं का पूर्णतः भाग जाता है, यानी कि वो लघुत्तम उन संख्या का गुणज ही होता है। तो देखो इनका 180 लघुत्तम दे रखा है, तो क्या 180 में 72 और 30 का भाग जा रहा है, 30 का तो जा रहा है, लेकिन 72 का गुणज 180 नहीं है, तो 72 का भाग नहीं जा रहा है, क्योंकि देखो करके देख लेंगे, 72 गुणा में यदि हम शून्य लाना है 180 तो 5 करना होगा, तो 5 गुणा में 72 करेंगे तो 5 दूना 10 और 5 7 35, 35 और 1 36। देखो जैसे 72 गुणा में 5 करेंगे तो 5 दूना 10, 5 7 35 और 1 36, 360 में जा रहा है, 360 में जा रहा है, 180 में नहीं जा रहा। देखो करके देख लेते हैं और भी डिटेल में देख लेते हैं। 72 दूना 144, दो बार गया, तीन तीन गुणा में करे तो 3 दूना 6, 3 7 21, 4 गुणा में करें, 3 गुणा में 216 ज़्यादा हो रहा है तो 180 में भाग नहीं जा रहा, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ये गलत है। बी देखो, बी 60 का भाग जा रहा है 180 में, जा रहा है, 36 का भाग जा रहा है, 36 गुणा में 5 180 जा रहा है। जब लघुत्तम में इन दोनों का भाग जा रहा है 36 और 60 का, अब हमें देख लेना है कि इनका क्या गुणनफल 216 ही हो रहा है। यदि यही हो रहा है तो हम सीधा उत्तर टेक देंगे, यानी कि 0 छक 9 36, 6 18 3 21, देख लो हो रहा है इनका 260। तो अब ये सेटिस्फाई कर रहा है जो प्रश्न में दिया हुआ है उसे, तो हमारा उत्तर बी हो जाएगा। पहले हमें लघुत्तम से देखना है और फिर जैसे ही लघुत्तम से कोई संख्या मैच करती है फिर हमें उन दोनों को गुणा कर देना है, और गुणा करने पर यदि गुणनफल यही आ रहा है तो वो हमारा
उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। एक परीक्षा में 25 सवाल हैं, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक काट दिए जाते हैं। यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त करें तो उसके कितने सवाल सही हैं? भाई कोई परीक्षा हुई है, उसमें 25 प्रश्न आए हैं और सही जवाब के लिए 4 अंक मिलते हैं उसमें। यदि कोई व्यक्ति 25 के 25 सही करता है तो उसे 100 अंक मिल जाते हैं। लेकिन यदि मान लो किसी ने 25 का अटेम्प्ट करा और 1-2 क्वेश्चन गलत हुए तो उन गलतों का, प्रत्येक गलत का 2 अंक काट लिया जाएगा। तो सीमा ने जब परीक्षा दी तो उसे 70 अंक प्राप्त हुए, तो उसने कितने सवाल सही करे? तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम? भाई पूरे प्रश्न कितने हैं? 25 सवाल हैं टोटल, 25 प्रश्न है। अब हम मान लेते हैं, मान लो सीमा ने x प्रश्न सही करे। x प्रश्न क्या करे उसने? सही। जब x प्रश्न सही करे तो गलत कितने करेगी वो? भाई गलत टोटल में से सही वाला घटा लेंगे, 25 माइनस x प्रश्न वो गलत करेगी। अब देखो, x प्रश्नों, जो प्रश्न सही करेगी उसका उसे 4 अंक मिलेगा। जैसे 2 प्रश्न सही करेगी तो प्रत्येक का 4 अंक, यानी कि 2 गुणा में 4। तो यहाँ x अंक से प्रश्न सही कर रही है तो x गुणा में 4 अंक इसके सही प्रश्नों के अंक मिल जाएंगे। और जो प्रश्न वो गलत कर रही है उसके 2 अंक काट लिए जाएंगे। यानी कि जो ये जो सही है इसमें से ये जो अंक आएंगे इनमें से गलत करेगी उसके अंक काट लिए जाएंगे। यानी कि 25 माइनस x प्रश्न उसने गलत करे थे और इनके अंक कितने हो जाएंगे? कुल गुणा में 2। जो सही, ये सही वाले अंक हैं और ये गलत, यानी कि जो काटे हैं वो आए, और इन दोनों का योग क्या आ जाएगा? 70। तो देखो यहाँ 4x आ गया और यहाँ जब इससे 2 से गुणा करा यहाँ पे तो ये आ जाएगा 50 माइनस 2x। जब इसको बाहर काटा, बाहर निकाला तो माइनस का 50 हो जाएगा और ये प्लस का 2x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 4x बराबर में क्या आ जाएगा? 70। 2x और 4x 6x हो जाएंगे। इस 50 को जब इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 70 और 50 120, यानी कि 6x बराबर 120। तो x बराबर 120 बटे 6 यानी कि 20। तो x का मान क्या आ जाएगा? 20। x हमने क्या माना था? हमने माना था कि उसने x प्रश्न सही करे। भाई वो नेगेटिव मार्किंग है इसमें, तो जो सही करेगी, जो सही वाले अंक आएंगे उनमें से जो गलत करेगी उनके अंक भी तो घटा देंगे, और घटाने के बाद जो परिणाम आया वो 70 है। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? कितने सही करें उसने? 20। अगला, सरल करें a की घात -2 माइनस 1 भागित a स्क्वायर माइनस 1। जब किसी भी संख्या की जैसे a की घात -x है तो इसका मतलब है 1 बटे a की घात क्या है? x। ठीक है, जब कोई संख्या की घात माइनस में हो, या तो हम 1 की घात x करने में, ये 1 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं a की घात x। ठीक है, तो जब यहाँ पे a की घात -2 है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 1 बटे a की घात 2, क्योंकि यहाँ घात माइनस में है। जब माइनस में ऐसे घात हो ऊपर तो उसे ऐसे लिखते हैं। अब इनके माइनस में 1 है, ध्यान रखना ये माइनस इन दोनों के माइनस में है, भागित a स्क्वायर माइनस 1 है। जब हम इसको सोल्व करेंगे, पहले एक को सोल्व कर लेते हैं फिर उसके बाद भाग देंगे, इसको सोल्व करेंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, चाहे तो आप इसे लघुत्तम लेके सोल्व कर लो, चाहे सीधा कर लो। सीधा करना है तो देखो, सीधा देखो
ए स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो ए स्क्वायर ही आएगा, लेकिन ये ए स्क्वायर माइनस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का 1 से गुणा करा है। तो यहाँ पे एक जो पहले बच रहा है उसमें माइनस का ए स्क्वायर लिख देंगे यहाँ साथ में। नीचे बट्टे में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। अब भागित में दूसरी संख्या क्या है, ए स्क्वायर माइनस 1। जब ए स्क्वायर माइनस 1 का भाग देंगे इसमें, देखो 1 माइनस ए स्क्वायर में बटे ए स्क्वायर तो है और इसका भाग लग रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो अपने पास परिणाम आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, इसमें भाग लग जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि ये उल्टा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1। अब देखो दोस्तों, क्या है कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें और इसमें ये अंतर है कि यहाँ तो एक में से ए स्क्वायर घट रहा है और यहाँ ए स्क्वायर में से एक घट रहा है, ये अंतर है, ये अंतर है। तो जब ऐसे हो तो इसका मतलब ये दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब इन दोनों में भाग सीधा नहीं जा सकता। जैसे हम इसे थोड़ा अलग करके बताते हैं कि जैसे ऊपर ऊपर तो है 1 माइनस ए स्क्वायर और नीचे है ए स्क्वायर माइनस 1, क्या ये एक जैसे है, नहीं, इसमें एक में से घट रहा है और इस यहाँ पे ए स्क्वायर में से घट रहा है। जब ऐसी स्थिति आए तो किसी एक का चिन्ह पलट देते हैं, जैसे हमने नीचे वाले का चिन्ह पलटा। जब नीचे वाले का चिन्ह पलटा तो हमने क्या करा है, माइनस हमने कॉमन ले लिया नीचे वाले में से। जब हमने माइनस कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बच गया, ये जो चिन्ह पलट जाएंगे, 1 माइनस ए स्क्वायर तो ऊपर है ही और नीचे वाले का चिन्ह पलट जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे एक है वो प्लस का हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस का चिन्ह इसमें से कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ पे अब ये दोनों एक जैसे हैं, इसमें भी एक में से ए स्क्वायर घट रहा है और इसमें भी एक में से ए स्क्वायर घट रहा है, यानी कि एक पॉजिटिव है और ए स्क्वायर नेगेटिव है। तो अब इनको हम लिख सकते हैं, ये दोनों कट जाएंगे। तो नीचे जब सेम संख्या है और उनका भाग देते हैं तो हमारा परिणाम क्या आता है, 1। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ माइनस का चिन्ह हमने कॉमन लिया था इसलिए ये जो 1 आएगा वो माइनस का आएगा। हमने जो सोल्व करे हैं अभी, ये दोनों बताएं, ये वाला और ये वाला, इसका भाग दे रखा है। तो ऊपर जो आया हमारे पास वो माइनस के का है। अभी बट्टे में ये वाली संख्या बची रही है तो बट्टे में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, यानी कि माइनस 1 बटे ए स्क्वायर हमारा उत्तर होगा। फिर से बता देते हैं इसको, थोड़ा सा क्या है, अच्छा प्रश्न है ये और इसमें कंफ्यूज होता है कई बार। यहाँ से बता देते हैं भाई, यहाँ पे इसमें इसका भाग दे रहे हैं तो ये दोनों एक जैसी नहीं है। यहाँ इसमें एक पॉजिटिव है और ए स्क्वायर नेगेटिव है, जबकि इसमें ए स्क्वायर पॉजिटिव है और माइनस है 1। तो हमें क्या करना है, सेम दोनों एक भाग लग जाए पूरा पूरा, इसलिए हमें क्या करना है, किसी एक में से माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेंगे। ऊपर वाले में से ले लेंगे चाहे नीचे वाले में से, किसी में से भी ले सकते हैं। जब हम माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो प्लस वाली संख्या माइनस की हो जाएगी और माइनस वाली संख्या प्लस की हो जाएगी, तो दोनों संख्याएं ऊपर और नीचे एक जैसी हो जाएंगी, इसलिए हमने ऐसा करा है। अगला देखते हैं। अंकिता 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार खेत के कोने पर खड़ी है। यदि अंकिता केवल विकर्ण के साथ दौड़ती है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है तो अंकिता द्वारा कुल कितनी दूरी तय करी है। देखो दोस्तों, ये कोई आयताकार खेत है, आयताकार खेत, इसकी लंबाई 40 मीटर है और ये चौड़ाई 30 मीटर है। मान लो अंकिता यहाँ खड़ी है, अंकिता, ठीक है। अब अंकिता विकर्ण के सहारे जाएगी, यूं जाएगी यहाँ पे और वापस ऐसे घूम के यहाँ पे और वापस यहाँ आएगी।
तो अंकिता द्वारा कुल दूरी कितनी तय करी है। आयत में क्या होता है, ये चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं और जो 90 डिग्री त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज में जो 90 डिग्री के कोण के सामने जो भुजा होती है उसे क्या कहते हैं हम, कर्ण। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे ये 40 की है तो ये 40 है, ये चौड़ाई 30 है तो ये भी 30 है। जब हमें दो भुजा पता होता है यानी कि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है और इसमें दोनों भुजाएं हमें पता है, तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, भाई लंब का स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर और इन दोनों का जोड़ का वर्गमूल निकाल लेंगे, यानी कि 900 प्लस 40 का वर्गमूल वर्ग 1600, ये कितना आ गए 2500 का वर्गमूल, है ना। अब 2500 का वर्गमूल क्या है, इसका 2500 का वर्गमूल है 50, यानी कि हमारे पास जो कर्ण आ रही है वो क्या आएगी 50। अब अंकिता टोटल दूरी कितनी तय करेगी, भाई यूं जाएगी तो 50 मीटर तो यूं चल जाएगी, फिर वापस यूं आएगी 50 और 30 80 मीटर, फिर वापस यूं आएगी तो 80 और 40 120 मीटर। तो अंकिता को वापस आने के लिए 120 मीटर दूरी तय करनी होगी। प्रश्न में दे रखा है कि वो वापस वहीं आ रही है जहां से ये जा रही है, मान लो अंकिता यहाँ खड़ी है, कह रहा है प्रश्न में कि कोने पे खड़ी है, किसी पे यहाँ खड़ी है मान लो, फिर यूं घूम के वापस आएगी, तो 120 मीटर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है। अगला देखते हैं, ए और बी के वेतन का योग 25,000 रुपये है, वो अपने वेतन का 75% खर्च करते हैं, उनकी बचत का अनुपात 14:11 है, रुपए में उनका वेतन क्या होगा। देखो दोस्त, दो बंदे हैं ए और बी, उनका वेतन कुल वेतन 25,000 है, उनकी कुल तनख्वाह 25,000 है और उनका जो दोनों का खर्चा है वो 75% खर्च करें दोनों, यानी कि ए भी 75% खर्च करे और बी भी 75% खर्च करें। जब सेम खर्चा कर रहे हैं और उनकी बचत का अनुपात दे रखा है यानी कि 14:11, तो ऐसी स्थिति में जो बचत का अनुपात होगा वही उनकी आय का अनुपात होगा, यानी कि वेतन का अनुपात होगा। तो वेतन का अनुपात भी उनका क्या है 14:11 और कुल वेतन मिल रहा है 25,000। तो हम किसी भी एक का ज्ञात करने के लिए अनुपातों का योग कर लेंगे, 25 आएगा। जैसे हमें एक का ज्ञात करना है तो हम 14 बटे अनुपातों का योग क्या करेंगे 25 गुणा में कुल जो वेतन है, तो इसका गुणा करने पर 14,000 आ जाएगा। उसी टाइप से बी का करने पर 11 बटे 25 गुणा में 25,000, तो क्या आ जाएगा 11,000। अगला देखते हैं, तो इनकी आ जाएगी 14,000 और 11,000, क्या है 14,000 और 11,000। 20 निरीक्षणों का अंक गणितीय माध्य 15.5 है, बाद में यह पाया गया कि निरीक्षण गलती से 24 के बजाय 42 पढ़ लिया गया है कोई, तो सही माध्य क्या हो। भाई 20 निरीक्षणों का जो माध्य है यानी कि औसत आया वो 15.5 आया है, लेकिन 15.5 गलत इसलिए है क्योंकि हमने जब उनका योग करा है औसत निकालने के लिए क्या करते हैं हम राशियों का योग बटे राशियों की संख्या करते हैं। तो जब हमने योग करा है तो एक को 24 के बजाय 42 पढ़ लिया, यानी कि कितने ज्यादा पढ़ लिया 42 माइनस 24, तो 12 में से 4 गए तो 8 और 3 में से 2 गए तो 1 18। हमने क्या करा है 18 ज्यादा पढ़ लिया, तो 18 ज्यादा पढ़ लिया तो इसका टोटल औसत में क्या फर्क पड़ा है भाई 18 का टोटल 20 जो निरीक्षण है 20 उन सभी पे फर्क पड़ेगा क्योंकि औसत निकाल रहे हैं हम योग में, तो 20 पे क्या फर्क पड़ेगा, तो
18 में हम सीधा 20 का भाग दे देंगे, जब भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, 0 पॉइंट, यहाँ 0 लगा देंगे। तो अब भाग चले गया 9 बार, 9 दूना 18, यानी कि टोटल 0.9 का फर्क पड़ा है जब हमने 24 के बजाय 42 पढ़ लिया, यानी कि 0.9 हमने ज़्यादा लिख दिया औसत में। तो पहले औसत क्या था 15.5, और उसमें से हम जब 0.9 घटा देंगे तो वास्तविक औसत जो है वो आ जाएगा। 15 में से 9 गया 6 और यहाँ 4 बच गए, यानी कि 14.6। हमने इसको सीधा कर दिया, सीधा इसलिए करा है कि हमें पता है कि भाई 18 हमने ज़्यादा जोड़ लिया, जब 18 ज़्यादा जोड़ लिया तो 18 को फर्क पड़ोगा ही हो। पहले पहले क्या पड़ा था 18 का फर्क, 18 का फर्क हमने ये देखा है कि 20 संख्याओं पे क्या पड़ा है, तो हमने ये देखा है कि प्रत्येक संख्या पे यानी कि औसत पे फर्क पड़ा है 18/20 का, यानी कि 0.9 का। जब हमें यही पता लग गया है कि 0.9 का फर्क पड़ा है तो हम सीधा औसत में से 0.9 घटा देंगे तो हमारे पास वास्तविक औसत ज्ञात हो जाएगा। अगला देखते हैं। 90 मीटर लंबी ट्रेन 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 15 सेकंड में एक पुल को पार करती है, तो पुल की लंबाई पता लगाइए। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब भी कोई ट्रेन किसी खंबे को, पेड़ को पार करती है तो इसका मतलब यह है कि वह ट्रेन खुद की लंबाई के बराबर ही दूरी तय कर रही है, और जब वह ट्रेन किसी पुल वगैरह को पार करती है तो इसका अर्थ है वह ट्रेन खुद की लंबाई प्लस पुल की लंबाई की दूरी को तय कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पुल की लंबाई भी तय कर रही है, यानी कि पुल को पार कर रही है कोई ट्रेन। भाई ट्रेन की स्पीड है हमें पता है 15 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 15 मीटर जा रही है। तो 15 सेकंड में कितनी जाएगी, 15 गुणा में 15 यानी कि 225 मीटर। ट्रेन ने कुल दूरी तय करी है 225 मीटर, यानी कि जब ट्रेन पुल पार कर रही है, तो पुल पार कर रही है तो इसका मतलब ट्रेन खुद की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों की लंबाई को तय कर रही है, और दोनों की लंबाई क्या है 225, क्योंकि 15 सेकंड में तय करी है उसने। अब हमें एक का तो पता है, यानी कि ट्रेन का तो हमें पता है, ट्रेन कितनी है 90 मीटर, पुल की ज्ञात करना है। तो जब दोनों की में से ट्रेन की घटा देंगे, यानी कि 225 में से 90 घटा देंगे तो हमारे पास पुल की लंबाई आ जाएगी, यानी कि 5, 12 में से 9 गया तो 3 और ये 135 मीटर। तो पुल की लंबाई क्या होगी 135 मीटर। ये प्रश्न दे रखा है, ये देखो एक तालिका दे रखी है, तालिका का अध्ययन करें और विद्यार्थियों की संख्या दर्शाते प्राप्तांक। ये जो प्राप्तांक हैं और ये विद्यार्थियों की संख्या है, यानी कि ये 0 से 10 जिनको अंक मिला है ऐसे विद्यार्थियों की संख्या, 5 है, 11 से 20 मिला है उनकी 9 है, इस टाइप से ये है जो विद्यार्थियों की संख्या है। और ये अंकों के बारे में है कि इतने और इतने अंक के बीच में कितने विद्यार्थियों को अंक मिले। तो इससे प्रश्न पूछा है यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 41 हो, यानी कि 41 हो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। इसका मतलब यह है यदि उत्तीर्ण होने के लिए 41% अंक लाने हो, यानी कि यहाँ पे ये वाले यहाँ से जो इधर है ये तो पास हो जाएंगे यदि 41 अंक लाने होंगे, और ये जो 41 से कम है वो सब फेल हो जाएंगे। तो उसमें पूछा है कि कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हुए हैं। इसमें दे रखा है कि मिनिमम पास होने के लिए 41% अंक ज्ञात करने हैं, यानी कि टोटल पूर्णांक 100 है यहाँ पे दे रखा है। तो 100 में से 41% अंक जिनके आएंगे वो तो पास हो जाएंगे 41 है, 41 से ज़्यादा, और जिनके कम आए वो फेल हो जाएंगे। तो फेल होने वालों की संख्या इधर हो गई, ये रही 41 से कम वाले इधर हैं। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी 5 और 9 14, 14 और 16 30, 30 और 22 52। तो फेल होने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी 52। और टोटल विद्यार्थी कितने हैं, अब टोटल देखेंगे 26 और 18 इधर वाले गिन लेते हैं हम,
26 और 18 44, 44 और 11 55, 55 और 6 61, 61 और 4 65, 65 और 3 68, यानी कि 68 विद्यार्थी पास हो रहे हैं। तो कुल संख्या 68 प्लस 52, वही विद्यार्थियों की कुल संख्या यही हो जाएगी 120। अब 120 में से 52 तो फेल हो रहे हैं, फेल इसलिए हो रहे हैं कि इनके 41 से कम अंक आ रहे हैं, और 68 पास हो रहे हैं। तो ये पूछ रहा है कि फेल होने वाले विद्यार्थी यानी कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशत क्या है। हमें पता है कि 52 विद्यार्थी फेल हुए हैं, 52 विद्यार्थी फेल हुए हैं, और टोटल विद्यार्थी कितने हैं 120। तो 120 में से प्रतिशत निकालेंगे, 52 कितना है, तो 52/120 गुणा में 100। 0 से 0 काट लो, 2 से इसे चाहे 6 बार काट लो, और ये 2 से 26 बार काट लो, 26 बार काटेंगे। फिर इससे फिर 2 से काट लो 3 बार, और इसे 2 से काट लो 13 बार। तो ऊपर बच गया 13 गुणा में 10, और नीचे बच गया 3, यानी कि 130/3% विद्यार्थी फेल हुए। जब इसको हम हल करेंगे तो 3 चौक 12, 1 बच गया, 3 तिया 9, फिर 1 बच गया, 1 में भाग नहीं जा रही इसलिए यहाँ पॉइंट लगा दिया, फिर 3 तिया 9, फिर 1 आ गया, फिर 1 में भाग नहीं जा रहा, यानी कि 3 तिया 9। इसका मतलब है 43.33% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अब 43.33 यहाँ दे नहीं रखा सीधा सा, तो हम क्या करेंगे, इसके आसपास वाला हम उत्तर देंगे, यानी कि जो 43.33 के सबसे करीब है ऑप्शन में, तो इसके सबसे करीब 43 है, तो हम उत्तर क्या देंगे, 43%। अगला देखते हैं। अब पूछ रहा है, उसी चार्ट से पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने 80 से ज़्यादा अंक प्राप्त करे। अब देखो यहाँ पे 80 से ज़्यादा अंक वाले ये हैं 81, 90, 81, 90 और 91, 100 के बीच में जिन्होंने अंक प्राप्त किए। तो 80 से ज़्यादा अंक प्राप्त करें, यहाँ 4 और 3 यानी कि 7 विद्यार्थियों ने। भाई 7 विद्यार्थियों ने 80 से ज़्यादा अंक प्राप्त करें, और इनका प्रतिशत क्या है, 7/120। भाई कुल विद्यार्थियों की संख्या 120 है, तो गुणा में 100। 0 से 0 काट लो, यानी कि 70/12 कर लो, तो 12 5 60, 5 बार चले गया, बच गए 10, 10 में भाग नहीं जाना, या पॉइंट लग गई, और 12 इंटू 96, या 4 बच गए, 12 थी 36, यानी कि 5.83 के करीब कौन सा आ रहा है सबसे, 5.83, 5.83 के करीब सबसे ये आ रहा है 5.80। तो ये हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी। जब एग्जैक्ट उत्तर नहीं मिलता है तो उसके देखो आप सबसे करीब ऑप्शन में क्या दे रखा है, वो हमारा उत्तर होगा। ठीक है, ये मत सोचना कि इसमें तो ये उत्तर दे ही नहीं रखा जो आ रहा है, ऐसा नहीं। वो क्या है, कई बार लगभग वाले उत्तर दे देता है। अगला देखते हैं। उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है जिन्होंने 41% और 70% के बीच अंक प्राप्त करे। भाई 41 और 70 यानी कि ये तीनों, ये तीनों हैं 26 और 18 कितने होंगे, 44, 44 और 11 55। 51 से 80 के बीच में, नहीं 70 पूछ रहा है यार, ये 70 पूछ रहा है, 41 से 70 यानी, हाँ 41 से 70, 41 से 70 के बीच में जो प्राप्त करा है वो कितने हैं, 55 विद्यार्थी। जब 55 विद्यार्थी हैं तो और प्रतिशत क्या है, 55 का निकालेंगे, तो 55/120 गुणा में 100 कर देंगे। 0 से 0 काट लें, यानी कि 550/12, 550 में जब 12 का भाग दिया तो 12 चौको 48, 7 बच गए, 12 पंजो 60, बच गए 10। अब यहाँ भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ 12 इंटू 96 यानी कि 45.8, 45.8 आगे भाग जाएगा, लेकिन इसके करीब देख लो कौन सा दे रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है 45.8 में।
प्रतिशत है। यदि एक वस्तु को 3,735 रुपये में, आपको कोई पर्सन यदि दिखता नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ फिर भी आप उनसे सुन लीजिएगा, यदि दिखने में स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा हो या तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, अगर फिर भी नहीं दिखता है मान लो तो मैं बोल रहा हूँ उसे सुन लीजिए, वो मैं पर्सन को ही बोलता हूँ एक बार। यदि एक वस्तु 3,735 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 10% हानि होती है तो वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% लाभ हो। यानी कि जब वह 3,735 रुपये में बेच रहा है तो उसे 10% क्या हो रही है, हानि। यानी कि ये 3,735 रुपये है, ये क्रय मूल्य का क्या है, 90%, है ना। अब वो कह रहा है कि 10% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचे। 10% लाभ कमाएगा तो क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत पर बेचेगा, 110 पर। अब ये कह रहा है कि 3,735 क्रय मूल्य का 10% हानि हो रही है तो यानी कि क्रय मूल्य का 90% है। 3,735 बटे 90% बराबर 1%। 1% ज्ञात करने के लिए हम 3,735 में 90 का भाग दे देंगे और हमें ज्ञात करना है 110%, इसलिए गुणा में 110 कर देंगे, 0 से 0 काट लेंगे। अब देखो 9 का भाग जा रहा है क्या, इसमें 9 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, इस बात को देखने के लिए हमें इस संख्या का अंकों का योग करके देख सकते हैं। जैसे 3 और 7 10, 10 3 13, 13 5 18, यानी कि 18, इसका अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, इसका मतलब इस संख्या में 9 का भाग चला जाएगा। अब देखते हैं 9 का भाग, 9 चौको 36, 4 बार गया, 1 बच गया और इधर 13 बच गया, तो 9 एकम 9, 4 बच गया, 9 पंजो 45, यानी कि 415 बार चला गया। 3,735 में जब हमने भाग दिया 9 का तो 415 बार चला गया। यदि आपको ऐसे नहीं आ रहा सीधा भाग देने में तो आप अलग करके भाग दे सकते हो, जैसे आपको सुविधा लगे। अब हमारे पास बचा 415 गुणा में 11, तो 415 गुणा में 11 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 654, यानी कि 4,565 रुपये में यदि वो बेचता है तो उसे 10% लाभ होगा। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 4,565। अगला देख, यहाँ पे ये जो दे रखा है 3,735, ये 90% है क्रय मूल्य का, क्योंकि 10% जो हानि हो रही है इसका मतलब ये क्रय मूल्य का 90% है और हमें ज्ञात करना है 10% लाभ, यानी क्रय मूल्य का 110%। जब 90% पता है तो 1% ज्ञात करने के लिए 90 का भाग दे देंगे और 110% ज्ञात करने के लिए गुणा में 110 कर देंगे। जेम्स द्वारा गणित, विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत 89 है, यानी कि 89 है। यदि उसके भाषा के अंक भी जोड़ दिए जाए, कोई अगला सब्जेक्ट भाषा है, उसके अंक भी जोड़ दिए जाए तो औसत घटकर 88.25 हो जाता है। भाषा में उसके द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात करें। देखो यहाँ पे शुरू में कितने विषय दे रखे हैं, गणित, विज्ञान और इतिहास, 3 विषय दे रखे हैं। 3 विषय का औसत क्या दे रखा है, 3 विषय का औसत दे रखा है 89, तो 3 विषयों का कुल योग जो आएगा वो कितना आएगा, 89 गुणा में 3, यानी कि 3 हम 27, 3 8 24 और 2 26, 267। अब ये कह रहा है कि यदि एक विषय और है वो भाषा है, उसको भी जोड़ लिया जाए तो औसत क्या हो जाएगा, 88.25। अब हमारे पास ये टोटल विषयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, तो 88.25 गुणा में 4 करेंगे, इन चारों सब्जेक्टों का योग ज्ञात करने के लिए। अब देखो जब हम गुणा करेंगे तो 4 पंजो 20, 4 दूना 8, 8 और 2 10, 4 8 32 और 1 33, 4 8 32 और 3 35। हमने गुणा कर लिया, अब यहाँ 2 छोड़कर पॉइंट है इसलिए हम यहाँ 2 छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, तो पॉइंट के बाद की जीरो का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। अब हमें पता है 4 सब्जेक्टों में उसके 353 है और 3 में 267 है।
अब 4 में से 3 घटा देंगे यानी कि तो हमारे पास भाषा का मान भी आ जाएगा। तो 353 में से यदि 267 घटाएंगे तो 13 में 7 गया 6 और यहाँ 14 में से 6 गया तो 8, यानी कि भाषा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए उसे, कितने अंक प्राप्त हुए, 86। भाई हमारे पास यहाँ ये चारों हैं, गणित, विज्ञान, इतिहास और भाषा। इन सब में से यदि गणित, विज्ञान और इतिहास का हटा देंगे, चारों में से 3 अंक हटा देंगे तो केवल भाषा का ये तो बचेगा हमारे पास। और वो भाषा जो कोई विषय का नाम लिखा है यहाँ पे भाषा, ठीक है, तो उसके अंक बचेंगे। अगला देखते हैं, y ज्ञात करें यदि y प्लस 1/3 प्लस y प्लस 2/5 बराबर 3। इसमें क्या करें, हम सीधा कर सकते हैं, जैसे y प्लस 1/3 प्लस y प्लस 2/5। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम ले लेंगे तो 15 आ जाएगा, यानी कि 3 का भाग 15 में 5 वर्ग गया तो 5 गुणा में y प्लस 1 करेंगे तो 5 करेंगे गुणा में तो 5y प्लस 1 गुणा करेंगे तो 5। इधर 5 का भाग 15 में 3 बार गया है, इसलिए y प्लस 2 गुणा में 3 करेंगे तो 3y प्लस 6 और बराबर में क्या दे रखा है 3। अब देखो हम इस 3 को 15 से गुणा करेंगे क्योंकि बराबर कैसे है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं बराबर में से, तो 15 थी 45, यानी कि 5y प्लस 5 प्लस 3y प्लस 6 बराबर 45। y का मान जोड़ लेंगे, 5y और 3y 8y, और ये 5 और 6 11, 11 को हम बराबर के इधर ले जाएंगे तो 11 क्या हो जाएगा माइनस का, तो 45 में से 11 गया तो क्या बच गया 34। तो 8y बराबर 34 है, तो y बराबर 34 बटे में 8, 34 में 8 का भाग देंगे तो 8 चौको 32 और यहाँ बच गए 2, 2 में भाग नहीं जा रहा, पॉइंट आ गई, यानी कि 8 दूना 16, फिर यहाँ 4 बच गए, फिर 4 में भाग नहीं जा रहा, 0 रख दिया तो 8 पंजे 40, यानी कि 34 बटे 8 करेंगे तो 4.25 आएगा। तो y का मान क्या आ जाएगा 4.25। अगला, एक मशीन के निर्माण के मूल्य को सामग्री, श्रम, अतिरिक्त खर्च के बीच बांटा गया है। उनका अनुपात 5:3:1 है। यदि आवंटित किया गया अतिरिक्त खर्च 149,500 यानी कि 1,49,500 रुपये है तो मशीनरी का मूल्य पता लगाइए। देखो दोस्तों, इसमें क्या करा है उसने कि जो कोई मशीन है उसके मूल्य को अलग अलग बताया है कि निर्माण का मूल्य है वो सामग्री, श्रम और अतिरिक्त खर्च में बताया है। यदि आवंटित किया गया कुल खर्च, यानी कि जो कुल खर्च है वो कितना है 1,49,500, तो मशीनरी जो मशीन है वहाँ का पूरा मूल्य का ही है, क्या होगा ये 1,49,500 है, ये क्या है खर्च, अतिरिक्त खर्च। भाई जो मशीन का मूल्य है वो 3 भागों में बांट रखे, यानी सामग्री, श्रम और अतिरिक्त खर्च, अतिरिक्त खर्च। तो इनको अनुपात दे रखे 5, 3 और 1। अब इसने प्रश्न में आगे दे रखा है कि अतिरिक्त खर्च, यानी कि ये जो अनुपात है इसका मान 1,49,500 है। तो मशीनरी को जो टोटल जो कितना रुपए लगे हैं, तो टोटल तो ये 5, 3 और 1 यानी कि अनुपातों का योग 9 अनुपात लगा है। मशीनरी की कुल खर्चा तो 9 अनुपात है। जो एक अनुपात का मान हमें पता है 1,49,500 है, तो 9 अनुपात का ज्ञात करने के लिए 1,49,500 में हम गुणा कर देंगे 9 का, यानी कि 9 पंजे 45, 9 9 81 और 4 85,
और 9 चौक 36 और 8 44, 9 एकम 9, 9 और 4 13, यानी कि 13,45,500 रुपये मशीन का कुल खर्च है। यहाँ पे क्या करा है, मशीन का जो निर्माण है उसको 3 भागों में बांट रखा है, सामग्री, श्रम और अतिरिक्त खर्च। जब हमारे पास अतिरिक्त का मान दे रखा है तो हम किसी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ज्ञात कर लिया। अगला देखते हैं। यदि एक संख्या के 2/3 का 1/4 100 है तो वह संख्या क्या है? हमें नहीं पता वह संख्या क्या है। हमने मान लेते हैं वह संख्या x है और x का 2/3 और इस का मतलब गुणा होता है का 1/4 बराबर क्या आ गया 100। तो हमारे पास आया 2x बटे, ये 2 से यहाँ 4 को काट लो चाहे सीधा 2 बार, यानी कि x/6 बराबर 100। तो x बराबर ये क्रॉस गुणा हो जाएगा तो x बराबर 600 आ जाएगा। 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, तो शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करें। भाई टोटल हमारे पास मिश्रण है वो क्या है 5 लीटर, और उसमें से चीनी कितने प्रतिशत है 6, यानी कि 5 का 6% क्या हो जाएगा 5 6 30, और 30 बटे में 100 करेंगे तो यहाँ पे 0 0 कट जाएगी, यानी कि 0.3 लीटर चीनी है। ठीक है, जब 0.3 चीनी का मान आ गया और 1 लीटर, जब इसमें आगे दे रखा है 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, यानी कि पहले टोटल मिश्रण था 5 लीटर, अब मिश्रण बच गया 4 लीटर। अब 4 लीटर में चीनी का प्रतिशत क्या है भाई, ये चीनी है यहाँ पे 3/, यहाँ पे 0.3 है, या सीधा आप इसे 3/10 भी लिखे रहने दो ताकि यहाँ हल करने में सुविधा रहे। अब जो मिश्रण बच गया वो 4 लीटर बच गया, और चीनी का भाग क्या हो गया 3/10 पहले से ही। तो ये 3/10 है वो कितना प्रतिशत हो गई, अब हम 3/10 बटे में 4 करेंगे और गुणा में 100 करेंगे। इस 0 से इस 0 कट गई, और ये 4 से, यानी 4 से काट लो या फिर 5, यानी कि 15/2%, यानी कि 7.5%। पहले जो क्या था इसमें, चीनी का जो मिश्रण है वो टोटल मिश्रण 5 लीटर है और उसमें चीनी की प्रतिशत 6 है, तो हमने ज्ञात करा चीनी कितनी है 0.3 लीटर, यानी कि हमने लिख सकते हैं इसे 3/10 भी रहने देंगे, चाहे 0.3 लिख देंगे एक बात है, लेकिन 3/10 लिख के रहने देंगे तो आगे हमें गुणा भाग कम करना पड़ेगा। जैसे हमने लिखा रहने दिया 3/10 लीटर। अब ये पूछ रहा है कि अब चीनी का प्रतिशत उस मिश्रण में क्या है। भाई पहले तो मिश्रण 5 लीटर था, अब मिश्रण 4 लीटर है क्योंकि 1 लीटर भाप बन गया, तो 3/10 बटे में 4 लीटर। तो जब इसको हमने हल करा तो 7.5% आया, जो हमारा उत्तर होगा। अगला देखते हैं। एक रहने वाले रेजिडेंट फ्लैट की कीमत प्रत्येक वर्ष 15% वृद्धि होती है, यदि वर्तमान में 60 लाख रुपए है तो 2 साल के बाद क्या होगी। भाई प्रत्येक साल का ही हो रही है, 15% बढ़ रही है, यानी कि वर्तमान में होगी 60 लाख है, तो 2 साल बाद क्या हो जाएगी, यानी कि 60 साल का 115% हो जाएगी 1 साल बाद, और उससे भी 1 साल बाद इसका भी 115% हो जाएगी। तो हमने 2 जीरो और 2 जीरो 4 जीरो, तो हमने यहाँ 4 जीरो काट दी, तो हमारे पास बचा ऊपर 115 गुणा में 115 गुणा में 600। तो हमने ये कर लिया, तो 115 गुणा में 115 करा तो देखो 15 5 से कर लेंगे, 575, 115 जब इसको हल करा तो 5 और 7 12, 5 और 5 10 रे 11, 11 रे 12, 2 रे 3 1, 13,225। अब हमारे पास गुणा में 600 भी बच रहा है, तो गुणा में 600, तो हम 6 से गुणा कर लेंगे, 6 पंजे 30, 6 दूना 12, 12 और 3 15,
6 दूना 12 और 1 13, 6 3 18 और 1 19, 6 कम 6, 6 और 1 7, 2 जीरो यहाँ बच जाएंगे, यानी कि ये बच जाएगा 793530। तो 2 साल बाद उसकी कीमत क्या हो जाएगी, ये वाली। पहले साल भाई ये जो 115% बढ़ रही है, क्योंकि 15% बढ़ रही है, तो यानी कि 100 + 15 वृद्धि हो रही, तो 100 में जोड़ेंगे, और यदि घटती तो 100 में से घटाते। एक दुकानदार 20% और 10% की दो छूट देता है, उत्पाद के लिए 108 रुपये पाता है, इसके वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। भाई जब 20% और 10% की जब कोई दो छूट दे रहा है और उसके बाद जो मूल्य पा रहा है वो 108 रुपये, तो पहले जो मूल्य है वो क्या है, यानी कि हमने मान लिया पहले जो मूल्य है वो x है, और x का 20% छूट दे रहा है यानी कि 80%, और इस पे भी जो छूट दे रहा है 90%, 10%, यानी इसका 90%, बराबर क्या दे रखा है परसेंट में, 108। तो ये 2 जीरो यहाँ 2 जीरो से काट लेंगे हम, तो देखो अब यहाँ 9 से 108 काट लेंगे 12 बार, ये 12, 4 से 8 2 बार काट लेंगे, और ये 3 बार काट लेंगे, ये 2 से 100 50 बार काट लेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ तो बचा x, और नीचे बचा 50, और इधर बचा है 3, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 50 गुणा में 3, 150। आप इसको, ये मैंने ज़्यादा काटा फांसी करी है, तो आप अपने हिसाब से इसे काट सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे काटने में। मुझे ऐसे ही सुविधा लगी तो मैंने इसे काट दिया इसे। तो उसका वास्तविक मूल्य क्या था, 150 रुपये। अगला देखते हैं, साइन थीटा बराबर √3/2, तो टेन थीटा का मान ज्ञात करो। देखो दोस्तों क्या है, ये त्रिकोणमिति का प्रश्न है, और त्रिकोणमिति के हमने आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे, और उसके अलावा त्रिकोणमिति में हमें एक जो सारणी होती है उसका मान भी हमें ज्ञात करना पड़ेगा, कि साइन 0 का मान क्या होता है, 30 का मान क्या होता है, 45 का मान क्या होता है, 60 का मान क्या होता है, इस टाइप से वो भी हमें याद करना होगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं कि साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो टेन 60 डिग्री का मान क्या होगा, टेन यहाँ पे थीटा का मान यदि हम रखेंगे साइन 60 डिग्री, तब जाके √3/2 आएगा। इसका मतलब थीटा का मान 60 डिग्री है, तो इसमें भी टेन थीटा का मान 60 डिग्री रखेंगे, तो टेन 60 का मान आता है √3, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, √3। ये आप किसी दिन अलग से एक त्रिकोणमिति टॉपिक कोई पूरा पढ़ाऊंगा किसी दिन, तो उसमें हम लिखवा देंगे किसका मान क्या होता है। फिलहाल आप इतना ही इसे कर लीजिएगा कि साइन 60 का मान √3/2 होता है। एक 198 और 78 का HCF यानी कि महत्तम समाप्त क्या है, तो दोस्तों देखो इसको जल्दी करने के लिए हम सीधा ये देख सकते हैं कि ऑप्शन से हम इसे कर दें कि इन दोनों का महत्तम समाप्त क्या है। मान लेते हैं महत्तम समाप्त वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिनका उन संख्याओं में पूर्णतः भाग जाए, यानी कि हम मानेंगे 8 यदि बड़ी से बड़ी होगी तो पहले ऑप्शन में देखते हैं सबसे बड़ी संख्या क्या है। ऑप्शन में सबसे बड़ी 9 है, तो वह 9 का क्या इन दोनों में भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। 78 में 9 का भाग नहीं जा रहा, किसी भी एक में नहीं जा रहा, तो इसका मतलब वो उनका HCF नहीं है। तो 9 नहीं है, इसका मतलब ये उत्तर नहीं है। अब देखें हम, इससे छोटी 8 है, 8 का भाग जा रहा है क्या 78 में, 8 दही 80, नहीं जा रहा 8 का भी, यानी कि 8 भी नहीं है इनका में से पे। इससे छोटी 7 है, 7 का भाग जा रहा है क्या 78 में, नहीं जा रहा। केवल 6 ही एक ऐसी संख्या है जिनका दोनों में भाग जा रहा है, तो इसका मतलब 6 इन दोनों का में से पे है। तो दोस्तों धन्यवाद, आप वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
शायद आपको ठीक लगा होगा। यदि ठीक नहीं लगा है आपको वीडियो, तो आप कमेंट करके बताइए हम क्या सुधार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अपने बेस्ट दूँ। हो सके तो दोस्तों वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि उन्हें भी कुछ फ़ायदा मिल सके। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो ही शेयर करना, यदि अच्छी नहीं लगे तो शेयर मत करना। धन्यवाद दोस्तों।